नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में मेयर का चुनाव 22 फरवरी को होगा। केजरीवाल ने एलजी को आज ही प्रस्ताव भेजा था। उपराज्यपाल ने 2 घंटे में मंजूरी दी। जी हां दोस्तों, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डीएमसी के मेयर के चुनाव की तारीख का आखिरकार फाइनल ऐलान हो गया। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान के कारण 3 बार टल चुका यह चुनाव अब 22 फरवरी को सुबह 11 बजे होगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोपहर 2 बजे उपराज्यपाल विनय सक्सेना को चुनाव की तारीख का प्रस्ताव भेजा और 2 घंटे बाद ही इसे मंजूरी मिल गई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग राइट देने के राज्यपाल उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती दी थी। शैली ने कोर्ट से मांग की थी कि मेयर का चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी करने और पहली बैठक में ही मेयर का चुनाव करवाने का निर्देश दिया गया था। साथ ही कहा था कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग देने का अधिकार नहीं है। इसके बाद शनिवार को सीएम केजरीवाल ने 22 फरवरी को चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा, जिसे राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 250 सीटों पर पिछले साल दिसंबर में चुनाव हुए थे और रिजल्ट 5 जनवरी को आया था। इसमें आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें, भाजपा ने 105, कांग्रेस ने 9 जबकि 2 निर्दलीय पार्षदों ने जीती थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रामदेव बोले, कोरोना के बाद भारत में कैंसर मरीज बढ़े। कहा, लोगों ने आंखों की रोशनी खोई, सुनने में परेशानी भी बढ़ी। जी हां दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया है कि देश में कोरोना महामारी के बाद कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने गोवा के मीराबार बीच पर शनिवार सुबह एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद कैंसर के मामले बढ़ गए हैं। लोगों ने आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता भी खो दी। गोवा में पतंजलि योग समिति की ओर से 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रामदेव के साथ मंच पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। इस दौरान रामदेव ने कहा कि मेरा भी सपना है कि गोवा वेलनेस का सेंटर बने। पीएम नरेंद्र मोदी का भी सपना है कि भारत वेलनेस का ग्लोबल सेंटर बनना चाहिए। रामदेव ने कहा कि पर्यटकों को केवल घूमने के लिए नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कैंसर और अन्य बीमारियों का इलाज कराने के लिए गोवा आना चाहिए। उन्होंने कहा कि गोवा को योग, आयुर्वेद, सनातन और अध्यात्म का पर्यटन केंद्र बनना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पेंसिल शॉर्पनर पर अब 18% की जगह 12% टैक्स। राज्यों को 16,982 करोड़ रुपए का बकाया मिलेगा। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में अहम फैसले। जी हां दोस्तों, गुड्स एवं सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने की घोषणा की गई। बैठक में राज्यों को जून के लिए कुल 16,982 करोड़ रुपए का फैसला लिया गया। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को काउंसिल की 49वीं बैठक हुई थी। बैठक में राब पर लगने वाले टैक्स में कटौती की गई है, यानी कि लिक्विड गुड पर। इस जीएसटी की दर को 18% से घटाकर 0 कर दिया गया है। अगर यह प्री पैकेज्ड और लेबल्ड है तो इस पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेंसिल और शॉर्पनर पर जीएसटी की दरें घटाने का फैसला हुआ। पेंसिल और शॉर्पनर पर पहले 18% जीएसटी लगता था, जिसे अब 12% कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, जनवरी 2023 में 1,55,942 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ। जनवरी में लगातार 11वें महीने 1.55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हुआ। वहीं बीते साल 2022 दिसंबर के महीने में 1,49,507 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सूरज अभी से बरसाने लगा आग। फरवरी का तापमान देख चिंता में मौसम विभाग। मार्च में होगा इससे भी बुरा हाल। जी हां दोस्तों, सर्दियों का मौसम अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ कि गर्मी की चिंता सताने लगी। देश के 7 राज्यों पंजाब, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड में अभी से ही अधिकतम तापमान उस स्तर पर जा पहुंचा है जितना मार्च के मध्य में दर्ज किया जाता है। इन 7 राज्यों में रिकॉर्ड किए जा रहे सामान्य से अधिकतम तापमान के साथ ही इस साल बेहद ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान जताया जाने लगा है। मौसम विभाग के आंकड़ों को देखें तो मार्च का महीना भी सामान्य से भी अधिक गर्म होगा और भारत के अधिकांश हिस्सों में चिलचिलाती गर्मी से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस तरह के उच्च तापमान का मतलब है कि 7 राज्यों ने पिछले सप्ताह में कम से कम एक बार मध्य मार्च जितने अधिकतम तापमान का अनुभव कर लिया है। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने पहले ही बताया था कि ओडिशा और हिमाचल प्रदेश में जो औसत अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है वह 1981 से
2010 के दौरान 18 मार्च को हुआ करता था। यही पैटर्न गुजरात और राजस्थान में 17 मार्च को, छत्तीसगढ़ में 15 मार्च को, पंजाब में 12 मार्च को और झारखंड में 14 मार्च को देखा गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में 4G 5G तकनीक तैयार, भारत 3 साल में बन जाएगा टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्टर। जी हां दोस्तों, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि भारत ने अपनी स्वदेशी 4G 5G तकनीक से अपनी ताकत साबित कर दी है और अब भारत आने वाले 3 सालों में दुनिया के लिए टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के प्रमुख एक्सपोर्टर के रूप में उभरने के लिए तैयार है। इसके साथ ही अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। वैष्णव ने बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए कहा कि 5G सेवाओं की शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को हुई थी और इसके 100 दिन के अंदर ये 200 से ज्यादा शहरों में पहुंच चुकी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जिस रफ्तार से 5G सेवाएं देश के अलग अलग शहर में पहुंच रही है, इस रफ्तार के लिए दुनिया भर से तारीफ मिल चुकी है और कई अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर इसे दुनिया में 5G का सबसे तेज प्रसार बताया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेमेंट, चिकित्सा और पहचान जैसे विभिन्न मंचों पर भारत में प्रशिक्षण किए जा रहे जनसंख्या पैमाने के समाधानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इसमें से प्रत्येक मंच अपने आप में मजबूत है, लेकिन साथ मिलकर ये एक ऐसा बल बनता है जो दुनिया के किसी भी बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांस्टेबल भाई और पिता गिरफ्तार, निक्की की हत्या में शाहिल के परिवार का भी हाथ, केस में नई थ्योरी ने चौंकाया। जी हां दोस्तों, निक्की यादव मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब तक साहिल समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें साहिल, उसका भाई, पिता और उसका दोस्त शामिल है। साहिल ने साजिश के तहत अपने पिता वीरेंद्र सिंह, 2 कजिन आशीष और नवीन के अलावा 2 दोस्तों अमर, लोकेश को बचाने की काफी कोशिशें की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। नवीन साहिल की मौसी का बेटा है और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। उधर शनिवार को इस केस में पुलिस ने निक्की की बहन और पिता के बयान दर्ज किए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साहिल शुरू से ही पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत में उसने कहा था कि उसने अकेले ही कत्ल की इस वारदात को न सिर्फ अंजाम दिया बल्कि बॉडी को फ्रिज में भी उसी ने छिपाया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साहिल शुरू से ही पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत में उसने कहा था कि उसने अकेले ही कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, साहिल ने निक्की के साथ अपनी शादी की बात भी पुलिस से छिपा रखी थी। पूछताछ में उसने यह बोला था कि वह लिव इन में रहता था, लेकिन पुलिस को साहिल के बयानों पर विश्वास नहीं हुआ। जब पुलिस ने साहिल की लोकेशन निकाली और छानबीन की तो आशंका हुई कि साजिश में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने साहिल गहलोत से दोबारा पूछताछ की। इससे पहले दोस्तों यह बात भी सामने आई थी कि साहिल और निक्की ने नोएडा के आर्य समाज मंदिर में अक्टूबर 2020 में शादी कर ली थी। दिल्ली पुलिस ने दोनों की शादी का सर्टिफिकेट भी बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि साहिल का परिवार उन दोनों की शादी से खुश नहीं था। इसकी वजह से साहिल की दूसरी जगह शादी कर दी गई थी। इस दौरान लड़की के परिवार से छिपाया गया कि साहिल ने पहले से ही निक्की से शादी कर ली थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रदूषण को लेकर दिल्ली में स्थिति चिंताजनक, दिल्ली में भी हालात बदतर, रिपोर्ट में दावा। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में प्रदूषण से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। यही वजह है कि प्रदूषण को लेकर आई एक रिपोर्ट में जहां मुंबई में प्रदूषण के स्तर को चिंताजनक बताया गया है, वहीं दिल्ली में प्रदूषण से हालात बदतर बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रदूषण के स्तर को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि काफी लंबे अरसे के बाद दिल्ली विश्व के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर की सूची से बाहर है। यह बात और है कि ऐसा सिर्फ एक दिन के लिए हुआ था। इस दिन तेज हवा की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हो गया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदूषण को लेकर आई यह रिपोर्ट स्विस की एक संस्था द्वारा जारी की गई। यह संस्था प्रदूषण को लेकर आंकड़ों को समय समय पर अपडेट करती रहती है। इस रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में प्रदूषण का स्तर हर बीतते दिन के साथ खराब ही होता जा रहा है। मुंबई को लेकर आए आंकड़े बेहद चिंताजनक है। प्रदूषण को लेकर सामने आए डेटा से पता चलता है कि राष्ट्रीय राजधानी का प्रदूषण स्तर मुंबई के स्तर से लगातार दुगना रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन अब होगा और आसान, 15 नहीं 5 दिन में काम कर देगा एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। जी हां दोस्तों, पासपोर्ट को लेकर हमारा कोई भी काम अटकता है तो हमारे सामने लंबे चौड़े कागजी कार्रवाई का डर सामने आ जाता है। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ वक्त में चीजें काफी आसान हो गई है। बहुत सारा प्रोसेस ऑनलाइन आ जाने से हमारे कई सारे काम पहले के मुकाबले ज्यादा जल्दी और आसानी से हो गए। अब दोस्तों केंद्र सरकार ने पासपोर्ट की वेरिफिकेशन प्रक्रिया को फास्ट बनाने के लिए एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च कर दिया है। यह कदम न केवल पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस को सुगम बनाएगा बल्कि पासपोर्ट को समय पर अपडेट करने और जारी करने में भी मदद करेगा। दरअसल दोस्तों विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली और काम करने के तरीके को और तेज करने के लिए एक एम पासपोर्ट पुलिस ऐप पेश की है। दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। प्रक्रिया को कारगर बनाने और तेज करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस प्रक्रिया को और तेज करने के लिए विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट पुलिस ऐप पेश किया है। इससे
15 की जगह 5 दिनों में अब काम निपट जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिगो ने टर्किश एयरलाइन से हाथ मिलाया। एयर इंडिया के बाद अब इंडिगो ने एयरबस बोइंग को दिया 500 विमानों का ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, एयर इंडिया के बाद अब देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने 500 विमानों का ऑर्डर दिया है। दरअसल दोस्तों इंडिगो ने टर्किश एयरलाइन के साथ एक नई साझेदारी की अनाउंसमेंट की जो उसकी विस्तारा योजना का हिस्सा है। इंडिगो ने एयरबस और बोइंग को लगभग 500 विमानों का ऑर्डर पहले ही दे दिया था। एयरलाइन के इस कदम से भारत से इस्तांबुल और उसके बाहर पैसेंजर सर्विसेज में सुधार होने की उम्मीद है। दोस्तों इंडिगो के इंटरनेशनल सेल्स के हेड विनय मल्होत्रा ने कहा कि वर्तमान में इंडिगो की एक दिन में 1800 फ्लाइट्स है और उनमें से 10% इंटरनेशनल रूट्स पर चलती है। सबसे दूर हम तुर्की और इस्तांबुल की जर्नी करते हैं, आगे हम और दूर तक फ्लाइट चलाने के इच्छुक हैं। तुर्की एयरलाइंस के साथ अपनी नई कोड शेयर पार्टनरशिप के तहत इंडिगो पैसेंजर्स को भारत से इस्तांबुल और फिर यूरोप के 27 से ज्यादा डेस्टिनेशन तक ले जाने में सक्षम होगी। इन डेस्टिनेशंस में यूके, फ्रांस, इटली, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के प्रमुख शहर शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर की नई पॉलिसी, यूजर्स को अब ट्विटर अकाउंट सिक्योर करने के लिए देने होंगे पैसे, 1 महीने के लगेंगे 910 रुपए। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA मेथड को लेकर एक नई अनाउंसमेंट की है। शुक्रवार को ट्विटर ने कहा कि अब वो केवल अपने पेड सब्सक्राइबर्स को ही अकाउंट को सिक्योर करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड के तहत टेक्स्ट मैसेज को यूज करने की परमिशन देगा। कंपनी ने ट्वीट करके लिखा कि 20 मार्च के बाद से केवल ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर ही टेक्स्ट मैसेज को अपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA मेथड के तौर पर यूज कर पाएंगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए अकाउंट्स को ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए अकाउंट होल्डर्स को पासवर्ड के अलावा सेकंड ऑथेंटिकेशन मेथड का यूज करने को मिलता है। दोस्तों ट्विटर अपनी टेक्स्ट मैसेज ऑथेंटिकेशन ऐप और एक सिक्योरिटी की के जरिए 2FA की परमिशन देता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट है। गोल्ड 901 रुपए लुढ़का, चांदी भी 1807 रुपए फिसली। जी हाँ दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत से सोना 57,076 रुपए से लेकर 18 फरवरी यानी कि हफ्ते के अंत में 56,175 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। यानी कि इस हफ्ते की इसकी कीमत में 901 रुपए की कमी दर्ज की गई है। IBGA की वेबसाइट के अनुसार इस हफ्ते चांदी में 1800 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। हफ्ते के अंत में चांदी की कीमत 64,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी विधानसभा में बीजेपी के मुकाबले के लिए शिवपाल यादव दिखेंगे आज। समाजवादी पार्टी ने स्पीकर से की ये मांग। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से सुलह होने और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा में अग्रिम पंक्ति में बैठकर देखे जा सकते हैं। राज्य विधानसभा का सत्र 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। दोस्तों बैठक की व्यवस्था में बदलाव के लिए सपा के मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडे ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महान को पत्र लिखा है। पांडे ने पीटीआई भाषा से कहा कि अब शिवपाल जी पार्टी विधायक अवधेश प्रसाद की सीट पर पहली पंक्ति में बैठेंगे। प्रसाद अखिलेश यादव के बगल में बैठेंगे। अब तक विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के बगल वाली सीट पर आजम खान के लिए तय की गई थी। अब अयोध्या की बिल्लीकीपुर सीट से सपा विधायक प्रहलाद वहां बैठेंगे। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कबूलनामा, ख्वाजा आसिफ बोले हम दिवालिया हो चुके हैं, अब IMF भी हमें नहीं बचा सकता। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान एक तरफ दिवालिया होने से बचने के लिए IMF से लोन मांग रहा है, वहीं शनिवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक सेरेमनी के दौरान कहा कि पाकिस्तान पहले ही दिवालिया हो चुका है, हम सब एक दिवालिया हो चुके देश में रह रहे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक तंगी को लेकर ख्वाजा आसिफ ने यह तक कह दिया कि अब IMF भी हमारी मदद नहीं कर सकता, हमें खुद ही इसका समाधान ढूंढना होगा। दोस्तों पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ने देश के आर्थिक हालातों को लेकर वहां के नेताओं और नौकरशाहियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संविधान का पालन नहीं किया गया। साथ ही ख्वाजा आसिफ ने इमरान की सरकार पर देश में आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि करीब 1.5 साल पहले आतंकवादियों को देश में बसाया गया, जबकि सरकार के आलोचकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया।
गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया हावी 62 रन की बढ़त हासिल की, 9 विकेट बाकी, भारत की पहली पारी 262 पर सिमटी। जी हां दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर 1 रन की बढ़त लेने के बाद दूसरे दिन स्टंप्स तक अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट पर 61 रन बना लिए हैं। दोस्तों ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन नाबाद हैं। मेहमानों की कुल बढ़त 62 रन पहुंच चुकी है। इससे पहले भारतीय टीम पहली पारी में 262 रन पर ऑल आउट हो गई। एक समय भारतीय टीम 139 रन के स्कोर पर 7 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद अक्षर पटेल ने 74 और रविंदर अश्विन ने 37 रनों की शानदार पारी खेली। 8वें विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी कर भारत को मुकाबले में वापसी दिला दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 263 रन इससे पहले बना लिए थे। दोस्तों दिल्ली के अरुण जेटली मैदान पर शनिवार को मुकाबले के दूसरे दिन भारत ने 21 रन बिना किसी नुकसान के स्कोर की शुरुआत की थी, लेकिन भारत ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सका और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर की बराबरी करने के बाद में ऑल आउट हो गया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन लोयन ने 5 विकेट लिए, टॉम मर्फी और मैथ्यू क्यूलमैन ने 2-2 विकेट लिए। 1 विकेट कप्तान पैट कमिंस को मिला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उद्धव बोले पीएम को बाला साहेब के चेहरे की जरूरत, समर्थकों से कहा गली गली जाकर बताओ चुनाव चिन्ह तीर कमान चोरी हो गया। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने शनिवार को अपने समर्थकों से कहा कि गली गली में जाकर लोगों को बताइए कि पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान चोरी हो गया है। सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चोर को सबक सिखाने की जरूरत है, वह पकड़ा गया है। मैं चोर को तीर कमान लेकर मैदान में आने की चुनौती देता हूं और हम एक जलती हुई मशाल से उसका मुकाबला करेंगे। उद्धव ने कहा कि प्रधानमंत्री को लगता है कि वो शिवसेना को खत्म कर देंगे। शिवसेना कभी खत्म नहीं होगी। चुनाव आयोग पीएम का गुलाम है। आयोग ने वो किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। उन्हें बाला साहेब ठाकरे का चेहरा चाहिए, उन्हें चुनाव चिन्ह चाहिए, लेकिन शिवसेना का परिवार नहीं। पीएम मोदी को महाराष्ट्र आने के लिए बाला साहेब ठाकरे के मास्क की जरूरत है, लेकिन राज्य के लोग जानते हैं कि कौन सा चेहरा असली है और कौन नहीं। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि अगर वे मर्द हैं तो चोरी का धनुष बाण लेकर भी हमारे सामने आओ, हम मशाल लेकर चुनाव लड़ेंगे। यह हमारी परीक्षा है। लड़ाई शुरू हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों को बड़ी राहत, अब एग्जामिनेशन फीस पर नहीं लगेगा जीएसटी। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी मिली है। वित्त मंत्री ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज पर जीएसटी नहीं लगाने का फैसला किया है। इस फैसले से प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक खत्म होने के बाद यह जानकारी दी। इससे पहले प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों को एग्जामिनेशन फीस पर 18% जीएसटी देना पड़ता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच नहीं हुआ तो मुश्किल में पड़ सकती है बड़ी डील। जी हां दोस्तों, एशिया कप की मेजबानी के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए अगर कोई समाधान नहीं निकाला गया तो एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी और ब्रॉडकास्टर्स के बीच एक दीर्घकालीन मीडिया राइट डील संकट में पड़ सकता है। एशिया कप की मेजबानी के अधिकार पाकिस्तान को दिए गए थे, लेकिन पड़ोसी देशों के बीच मौजूदा राजनीतिक तनाव के कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने कहा कि भारत सितंबर में टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम नहीं भेजेगा। भारत ने इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता को संयुक्त अरब अमीरात या श्रीलंका में कराने की बात कही है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने अब तक इस मांग पर सहमति नहीं जताई है, जिससे गतिरोध पैदा हुआ है। भारत के एशिया कप से हटने से टूर्नामेंट की चमक फीकी हो जाएगी और ब्रॉडकास्टर्स को भारत पाकिस्तान मुकाबला नहीं होने से काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एस जयशंकर बोले जॉर्ज सोरास बूढ़े, जिद्दी और खतरनाक। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें लगता है कि दुनिया उनके हिसाब से चले, हम उन देशों में नहीं। जी हां दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की बिलियनियर कारोबारी जॉर्ज सोरास को बूढ़ा, अमीर, जिद्दी और खतरनाक बताया। सोरास ने पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कहा था कि वे लोकतांत्रिक देश के नेता हैं, लेकिन खुद लोकतांत्रिक नहीं है। वो मुसलमानों के साथ हिंसा कर तेजी से बड़े नेता बने हैं। एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सोरोस के बयानों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को लगता है कि अगर उनकी पसंद का व्यक्ति चुनाव जीतता है तो वो चुनाव अच्छा था, लेकिन अगर नतीजा कुछ और निकले तो वो देश के लोकतंत्र में खामियां ढूंढने लगते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया उनके हिसाब से चले। जयशंकर ने कहा कि हमारे लोकतंत्र में लोग बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जो अभूतपूर्व है। हमारे चुनाव नतीजों पर पहुंचते हैं, चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठते। हम उन देशों में से नहीं हैं जहां चुनाव के बाद अदालत में मध्यस्थता कराई जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
पाकिस्तान में फिर गिर सकती है सरकार, मरियम नवाज ने चाचा शहबाज के खिलाफ खोला मोर्चा, खुद बनना चाहती है पीएम। जी हां दोस्तों, आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में एक बार फिर से सरकार गिराने के आसार नजर आ रहे हैं। शरीफ परिवार में बड़ी फूट पड़ती दिखाई दे रही है। शरीफ परिवार की सत्ताधारी पार्टी PMLN फूट से मुल्क में एक बार फिर से राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने अपने ही चाचा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बढ़ती महंगाई की मार झेल रहे शहबाज शरीफ के सामने अब अपनी सरकार बचाने की बड़ी चुनौती है। मरियम नवाज ने मौजूदा सरकार से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत PMLN की नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। तो दोस्तों, यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय टीम को पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप यानी कि विश्व कप जिताने वाले टीम कप्तान का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत को पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप दिलाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान का नाम क्या है, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।